आज से स्टूडेंट्स हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 11 केमिस्ट्री के यूनिट नंबर 1 के तमाम एग्जाम्पल प्रॉब्लम्स। तो यूनिट नंबर 1 है हमारे पास क्लास 11 केमिस्ट्री का न्यू बुक का स्टेचोमेट्री। तो आइए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट्स एग्जाम्पल नंबर 1.1 स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देता हूं कि एग्जाम्पल नंबर 1.1 में हम कौन सा फार्मूला यूज़ करेंगे। तो एग्जाम्पल नंबर 1.1 के अंदर आपको मालूम करने को कहा जाएगा नंबर ऑफ मोल्स। तो नंबर ऑफ मोल्स मालूम करने का फार्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन मास डिवाइड बाय मोलर मास ऑफ सब्सटेंस इन ग्राम पर मोल। तो नंबर ऑफ मोल्स को हम आसानी के लिए n से रिप्रेजेंट करवाते हैं, गिवन मास को स्मॉल m से रिप्रेजेंट कराते हैं और मोलर मास ऑफ सब्सटेंस को हम कैपिटल M से रिप्रेजेंट कराते हैं। अब स्टूडेंट्स हम देख लेते हैं एग्जाम्पल नंबर 1.1। तो एग्जाम्पल नंबर 1.1 में हमसे कहा गया है कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स इन 25.5 ग्राम ऑफ सोडियम मेटल। कि हमें नंबर ऑफ मोल्स मालूम करने हैं अगर हमारे पास सोडियम मेटल की क्वांटिटी कितनी हो 25.5 ग्राम। तो डेटा बना लेते हैं स्टूडेंट्स। गिवन मास को मैंने स्मॉल m से रिप्रेजेंट करवाया है, कितनी वैल्यू है 25.5 ग्राम, और मोलर मास मैंने सोडियम का लिया है 23 ग्राम पर मोल। मोलर मास का मतलब स्टूडेंट एटॉमिक मास है सोडियम का, एटॉमिक मास सोडियम का होता है 23। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया मोलर मास का यूनिट ग्राम पर मोल यानी 23 ग्राम पर मोल। और हमसे कहा है कि नंबर ऑफ मोल्स यानी n की वैल्यू हमें मालूम करनी है। तो स्टूडेंट्स अब हम इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम फार्मूला यूज़ करेंगे जो कि आपको मैंने स्टार्ट के अंदर बताया। नंबर ऑफ मोल्स का क्या होता है गिवन मास डिवाइड बाय मोलर मास। तो अब हम वैल्यूज पुट कर देते हैं। गिवन मास की वैल्यू मैंने पुट की 25.5 और मोलर मास की वैल्यू मैंने पुट की 23। 25.5 को जब हम डिवाइड कराएंगे 23 से तो हमारे पास वैल्यू आएगी 1.108, और जब आप इसको राउंड ऑफ करोगे तो आपके पास n की वैल्यू आ जाएगी 1.11 मोल। यानी इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमारे पास सोडियम मेटल की क्वांटिटी हो 25.5 ग्राम तो उस वक्त नंबर ऑफ मोल्स होंगे हमारे पास सोडियम मेटल के कितने 1.11 मोल। तो यही इसका आंसर है। तो स्टूडेंट्स अब देख लेते हैं एग्जाम्पल नंबर 1.2 में कौन सा फार्मूला यूज़ किया जाएगा। तो एग्जाम्पल नंबर 1.2 में आपसे कहा जाएगा कि मास ऑफ सब्सटेंस मालूम करो। तो मास ऑफ सब्सटेंस हम निकालेंगे नंबर ऑफ मोल्स के फार्मूले की मदद से। तो स्टूडेंट्स हमने पढ़ा है कि नंबर ऑफ मोल्स का फार्मूला होता है गिवन मास डिवाइड बाय मोलर मास ऑफ सब्सटेंस। तो हमें यहाँ पर गिवन मास मालूम करना है। तो गिवन मास मालूम करने के लिए स्टूडेंट मोलर मास यहाँ पर क्या हो रहा है डिवाइड हो रहा है, और अगर मैं इसको यहाँ पर लेकर आऊँगा तो नंबर ऑफ मोल से क्या करेगा मल्टीप्लाई करेगा। तो गिवन मास का फार्मूला हमारे पास बन जाएगा नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाई बाय मोलर मास ऑफ सब्सटेंस। यहाँ पर हम सिंबल से रिप्रेजेंट कर देते हैं। गिवन मास को हम m से रिप्रेजेंट कराते हैं, नंबर ऑफ मोल्स को n से और मोलर मास को कैपिटल M से। तो हमारे पास मास ऑफ सब्सटेंस का फार्मूला बन गया m इज इक्वल टू n मल्टीप्लाई बाय m। ये फार्मूला हम यूज़ करेंगे एग्जाम्पल नंबर 1.2 को सॉल्व करने के लिए। तो स्टूडेंट्स अब हम देख लेते हैं कि एग्जाम्पल नंबर 1.2 हमारे पास क्या है। एग्जाम्पल नंबर 1.2 में हमसे कहा गया है कैलकुलेट द मास ऑफ 3.25 मोल्स ऑफ वाटर। के मास हमें मालूम करना है, हमें वाटर के मोल्स गिवन है कितने 3.25 मोल। कि अगर वाटर के मोल्स हों 3.25 तो हमारे पास उस वक्त मास कितना होगा पानी का। तो डेटा बना लेते हैं स्टूडेंट्स। नंबर ऑफ मोल्स को मैंने यहाँ पर n से रिप्रेजेंट कराया है, कितनी वैल्यू है 3.25 मोल। और मोलर मास अगर हम निकालें वाटर का यानी मॉलिक्यूलर मास आप कह सकते हो, निकालने का क्या तरीका होता है H2O के अंदर हमारे पास हाइड्रोजन के 2 एटम हैं, तो लिहाजा हम 2 को मल्टीप्लाई करा देंगे 1 से। 1 हमारा क्या है 1 हमारा एटॉमिक मास है हाइड्रोजन का, तो 2 को 1 से मल्टीप्लाई कराएंगे प्लस की साइन लगाएंगे। ऑक्सीजन का एटॉमिक मास क्या होता है 16, तो 2 1 हो गया 2, और 2 में जब हम 16 ऐड करेंगे तो मोलर मास या आप कह सकते हो मॉलिक्यूलर मास आ जाएगा H2O का कितना 18 ग्राम। अगर आप यूनिट ग्राम पर मोल लगाना चाहते हो तो वो भी लगा सकते हो। हमें मालूम क्या करना है गिवन मास मालूम करना है, m से रिप्रेजेंट कराया है। तो अब हम देख लेते हैं इसका सॉल्यूशन। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम गिवन मास का फार्मूला बना लेते हैं इस फार्मूले से, जैसा कि आपको स्टार्ट में बताया। m यहाँ पर डिवाइड कर रहा है मोलर मास यहाँ के n से यानी नंबर ऑफ मोल से मल्टीप्लाई करेगा, तो गिवन मास का फार्मूला बन जाएगा n मल्टीप्लाई बाय m। n और m की वैल्यूज पुट कर देते हैं। n की वैल्यू मैंने पुट की 3.25 और m की वैल्यू मैंने पुट की 18। 3.25 को जब हम मल्टीप्लाई कराएंगे 18 से तो हमारे पास मास आ जाएगा कितना 58.5 ग्राम। तो ये हमारे पास मास आ गया किसका वाटर का, जब हमारे पास वाटर के मोल्स कितने थे 3.25 मोल्स। तो यही इसका आंसर है। अब स्टूडेंट्स एग्जाम्पल नंबर 1.3 के अंदर हम फार्मूला यूज करेंगे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हमसे कहा जाएगा कि मालूम करो। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को मालूम करने का फार्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हमारे बराबर होते हैं नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाई बाय एन ए। एन ए यहाँ पर है एवोगैड्रो नंबर।
तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को हम कैपिटल N से रिप्रेजेंट कराएंगे, नंबर ऑफ मोल्स को हम स्मॉल n से रिप्रेजेंट कराते हैं और मल्टीप्लाई करा देंगे Na से। अगर स्टूडेंट्स हमारे पास गिवन मास मौजूद हो और मोलर मास मौजूद हो तो n की जगह हम क्या पुट कर सकते हैं, n का फार्मूला, तो गिवन मास डिवाइड बाय मोलर मास। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का फार्मूला हमारे पास बन जाएगा गिवन मास डिवाइड बाय मोलर मास, या आप कह सकते हो मोलिकुलर मास, और मल्टीप्लाई बाय Na हमारे पास यहाँ पर एवोगैड्रो नंबर की वैल्यू होगी। तो अब हम स्टूडेंट्स देख लेते हैं एग्जाम्पल नंबर 1.3। एग्जाम्पल नंबर 1.3 में हमसे कहा गया है कैलकुलेट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 610 ग्राम ऑफ बेंजोइक एसिड, कि हमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मालूम करने हैं अगर हमारे पास बेंजोइक एसिड की क्वांटिटी कितनी हो, 610 ग्राम। और स्टूडेंट्स आप एक बात याद रखना, जब भी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स या नंबर ऑफ एटम्स का जिक्र आए तो आपको डेटा के अंदर एवोगैड्रो नंबर की वैल्यू लिख देनी है, जो कि होती है 6.02 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू द पावर 23। तो अब हम बना लेते हैं इसका डेटा। तो मास को मैंने स्मॉल m से रिप्रेजेंट कराया है, कितनी वैल्यू है 610 ग्राम, ये हमारे पास गिवन मास है किसका, बेंजोइक एसिड का। और अब हम निकाल लेते हैं मोलर मास, या आप कह सकते हो मॉलिकुलर मास किसका, बेंजोइक एसिड का। यहाँ पर बेंजोइक एसिड का फार्मूला गिवन है। तो कार्बन के हमारे पास यहाँ पर 7 एटम है, तो हम क्या करेंगे 7 को मल्टीप्लाई करा देंगे कार्बन के एटॉमिक मास से, क्या होता है 12, प्लस की साइन लगाएंगे। और यहाँ पर हमारे पास हाइड्रोजन के 6 एटम है, तो 6 को मल्टीप्लाई करा देंगे हाइड्रोजन के एटॉमिक मास से, प्लस की साइन लगाएंगे। ऑक्सीजन के 2 एटम है, 2 को मल्टीप्लाई कराएंगे ऑक्सीजन के एटॉमिक मास से, क्या होता है 16। तो 7 को 12 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो आएगा 84, प्लस की साइन लगाएंगे। 6 को 1 से मल्टीप्लाई कराएंगे, 6 1 जा 6, प्लस की साइन लगाएंगे। 2 को 16 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो 32। इन तीनों वैल्यूज को हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। 84 में 6 ऐड करेंगे तो हो जाएगा 90, और 90 में हम 32 ऐड करेंगे तो हमारे पास मोलर मास आ जाएगा बेंजोइक एसिड का कितना, 122 ग्राम पर मोल। और स्टूडेंट जैसा कि मैंने आपको बताया, जब भी न्यूमेरिकल में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स या नंबर ऑफ एटम्स का जिक्र आए तो एवोगैड्रो नंबर की वैल्यू यानी Na की वैल्यू आपको डेटा में लिख देनी है। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया 6.02 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू द पावर 23 मॉलिक्यूल्स, क्योंकि यहाँ पर मॉलिक्यूल्स लिखा हुआ था इसलिए मैंने यहाँ पर मॉलिक्यूल्स लिख दिए। अगर यहाँ पर होता एटम्स तो यहाँ भी मैं लिख देता एटम्स। अब हमें क्या मालूम करना है, हमें नंबर ऑफ एटम्स मालूम करने हैं, n से रिप्रेजेंट करवाया है। अब स्टूडेंट्स हम देख लेते हैं इसका सॉल्यूशन। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जैसा कि शुरू में मैंने आपको बताया, हम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का फार्मूला यूज करेंगे। क्या होता है, n इज इक्वल टू स्मॉल n यानी नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाई बाय Na। तो n की जगह यानी नंबर ऑफ मोल्स की जगह मैं नंबर ऑफ मोल्स की वैल्यू पुट कर देता हूँ, गिवन मास डिवाइड बाय मोलर मास। अब हम m की, कैपिटल M की और Na की वैल्यूज पुट कर देंगे। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स मैंने गिवन मास की वैल्यू पुट की 610, और मोलर मास मैंने बेंजोइक एसिड का निकाला था 122, और मल्टीप्लाई मैंने इसको करा दिया 6.02 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू द पावर 23 से। अब स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, 610 को डिवाइड करेंगे 122 से, तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 5। फिर 5 को हम मल्टीप्लाई करा देंगे इस एवोगैड्रो नंबर की वैल्यू से। तो स्टूडेंट्स हमारे पास आंसर आ जाएगा 30.1 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू द पावर 23 मॉलिक्यूल्स। तो ये हमारे पास मॉलिक्यूल्स आ गए किसके, बेंजोइक एसिड के। अगर हमारे पास बेंजोइक एसिड की क्वांटिटी कितनी हो, 610 ग्राम। तो यही इसका आंसर है। अब स्टूडेंट्स एग्जाम्पल नंबर 1.4 में हमसे कहा जाएगा कि मास ऑफ सब्सटेंस मालूम करो। तो मास ऑफ सब्सटेंस हम निकालेंगे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के फार्मूले की मदद से, क्योंकि एग्जाम्पल नंबर 1.4 में हमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स गिवन होंगे। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का फार्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाई बाय Na। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स की जगह मैंने यहाँ पर पुट किया कैपिटल N, नंबर ऑफ मोल्स की जगह स्मॉल n, और मल्टीप्लाई बाय Na। n की जगह मैंने पुट किया गिवन मास डिवाइड बाय मोलर मास। हमें m की वैल्यू निकालनी है। तो स्टूडेंट्स m यहाँ पर हमारा क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है। अगर मैं इसको यहाँ पर लेकर आऊंगा तो कैपिटल N से क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा। तो हमारे पास वैल्यू आ गई Nm इज इक्वल टू m मल्टीप्लाई बाय Na। अब स्टूडेंट्स हमें m मालूम करना है, तो मैथ के लिहाज से जो चीज़ हम मालूम करते हैं उसको हम रखते हैं लेफ्ट हैंड साइड पर। तो Na यहाँ मल्टीप्लाई कर रहा है, नीचे जाके Nm से क्या होगा, डिवाइड करेगा। तो हमारे पास मास का फार्मूला बन जाएगा, यानी मास ऑफ सब्सटेंस का क्या, Nm डिवाइड बाय Na। तो ये मैंने आपको निकालने का तरीका बता दिया, आप डायरेक्ट ये फार्मूला यूज कर सकते हो एग्जाम्पल नंबर 1.4 में। और अगर आपको ये फार्मूला याद नहीं है तो आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक इस फार्मूले को पहले ड्राइव करना है और फिर आपको वैल्यूज पुट करनी है। हम देख लेते हैं एग्जाम्पल नंबर 1.4। तो एग्जाम्पल नंबर 1.4 में हमसे कहा गया है कैलकुलेट द मास ऑफ 4.39 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू द पावर 22 एटम्स ऑफ गोल्ड। मोलर मास ऑफ गोल्ड इज 197 ग्राम पर मोल। हमसे कहा है कि मास मालूम करो गोल्ड के एटम्स का, और हमें गोल्ड के एटम्स की तादाद बताइए कितनी, 4.39 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू द पावर 22। अगर गोल्ड के इतने एटम हो तो गोल्ड का मास क्या होगा। और मोलर मास भी हमें बताया है गोल्ड का कितना, 197 ग्राम पर मोल।
तो डेटा बना लेते हैं। सबसे पहले स्टूडेंट्स मैंने यहाँ पर नंबर ऑफ एटम्स को रिप्रेजेंट कराया है। कैपिटल एन से कितनी वैल्यू है 4.39 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू द पावर 22 एटम्स। और उसके बाद एवोगैड्रो नंबर की वैल्यू मैंने लिख दी, क्योंकि यहाँ पर जिक्र था एटम्स का, तो Na की वैल्यू मैंने लिख दी 6.02 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू द पावर 23। यहाँ पर एटम्स लिखा हुआ है इसलिए मैंने यहाँ पर एटम्स लिख दिया। अगर यहाँ पर मॉलिक्यूल्स होता तो मैं मॉलिक्यूल्स लिख देता। और मोलर मास गोल्ड का गिवन है कितना 197 ग्राम पर मोल। और यहाँ पर अगर आप इसको एम से रिप्रेजेंट कराना चाहते हो मोलर मास को, तो आप एम यूज़ कर सकते हो। मैं लिखना भूल गया, आप लिख लेना इक्वल की साइन लगाकर। हमसे कहा है कि गिवन मास मालूम करो, यानी स्मॉल एम की वैल्यू हमें मालूम करनी है। अब हम इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। तो स्टूडेंट्स अभी मैंने आपको ये फार्मूला ड्राइव करके दिखाया कि अगर आप गिवन मास का फार्मूला बनाओ नंबर ऑफ एटम्स के फार्मूले से, तो क्या बनेगा NM डिवाइड बाय Na। वैल्यूज पुट कर देते हैं। वैल्यूज मैंने पुट की n की, m की और Na की। n की वैल्यू हमारे पास क्या थी 4.39 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू द पावर 22 और मल्टीप्लाई करा दिया। मोलर मास कितना था गोल्ड का 197 और Na की मैंने वैल्यू पुट कर दी 6.02 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू द पावर 23। अब स्टूडेंट्स मैंने क्या किया, मैंने थोड़ा सा पहले सोल्व किया। किसको 4.39 को मैंने मल्टीप्लाई कराया 197 से और डिवाइड कराया 6.02 से, तो मेरे पास वैल्यू आई 143.659 मल्टीप्लाई बाय, और 10 की पावर -1 कहाँ से आया, मैंने इन पावर्स को अलहदा से थोड़ा सा जहन के अंदर सोल्व किया था। यहाँ पर 10 की पावर 22 है और यहाँ पर 10 की पावर 23 है। और इस पावर को स्टूडेंट मैंने कैसे सोल्व किया, अगर मैं 10 की पावर 23 को लेके जाऊँ न्यूमरेटर में तो ये पावर नेगेटिव हो जाएगी, लिहाजा मैंने 23 में से 22 निकाले। तो 23 के साथ माइनस की साइन है, तो हमारे पास 23 में से 22 जाएंगे तो 10 की पावर आ जाएगी -1। फिर आप इन दोनों वैल्यूज को मल्टीप्लाई करा देना, तो आपके पास फाइनल आंसर आ जाएगा, मास ऑफ सब्सटेंस आ जाएगा किसका, गोल्ड का 14.3659 ग्राम। तो यही इसका आंसर है। स्टूडेंट एग्जाम्पल नंबर 1.5 के अंदर हम नंबर ऑफ मोल्स का फार्मूला यूज करेंगे। नंबर ऑफ मोल्स मालूम करने हैं, तो नंबर ऑफ मोल्स का फार्मूला हमने बनाया नंबर ऑफ एटम्स के फार्मूले से। तो नंबर ऑफ एटम्स का फार्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाई बाय Na। नंबर ऑफ एटम्स की जगह मैंने n रख दिया, मोल्स की जगह n रख दिया और मल्टीप्लाई करा दिया Na से। एग्जाम्पल नंबर 1.5 के अंदर गिवन मास मौजूद नहीं होगा, लिहाजा हमसे कहा है कि नंबर ऑफ मोल्स मालूम करो डायरेक्ट, लेकिन नंबर ऑफ एटम्स हमें गिवन होंगे। तो Na मेरा यहाँ पर मल्टीप्लाई कर रहा है, नीचे जाके डिवाइड करेगा, तो नंबर ऑफ मोल्स का फार्मूला हो जाएगा क्या, n डिवाइड बाय Na। तो ये फार्मूला हम यूज करेंगे एग्जाम्पल नंबर 1.5 में। तो स्टूडेंट्स एग्जाम्पल नंबर 1.5 हमारे पास है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स इन 2.35 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू द पावर 25 एटम्स ऑफ एल्यूमिनियम। हमसे कहा है कि नंबर ऑफ मोल्स मालूम करो अगर एल्यूमिनियम्स के एटम की तादाद इतनी हो। एल्यूमिनियम्स के एटम की तादाद हमें गिवन है और हमें नंबर ऑफ मोल्स मालूम करने हैं। तो डेटा बना लेते हैं स्टूडेंट। नंबर ऑफ एटम्स को मैंने n से रिप्रेजेंट कराया है, कितनी वैल्यू है 2.35 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू द पावर 25 एटम्स। और Na की वैल्यू हमारे पास मौजूद होती है बाय डिफॉल्ट 6.02 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू द पावर 23 एटम्स। मोलर मास एल्यूमिनियम का होता है कितना 27 ग्राम पर मोल। मोलर मास का मतलब है एल्यूमिनियम का एटॉमिक मास कितना होता है 27 ग्राम पर मोल। और हमें नंबर ऑफ मोल्स यानी n की वैल्यू हमें मालूम करनी है। तो सॉल्यूशन देख लेते हैं स्टूडेंट्स का। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम स्टूडेंट फार्मूला यूज करेंगे n इज इक्वल टू कैपिटल N डिवाइड बाय Na। n की और Na की वैल्यूज पुट कर देते हैं। n की वैल्यू हमारे पास क्या है 2.35 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू द पावर 25 और Na की वैल्यू मैंने पुट की 6.02 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू द पावर 23। तो स्टूडेंट्स को आप सोल्व करोगे तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी नंबर ऑफ मोल्स की 39 मोल। इन दोनों वैल्यूज को आप डिवाइड करना तो आपके पास नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे 39 मोल। तो यही इसका आंसर है। अब देख लेते हैं स्टूडेंट एग्जाम्पल नंबर 1.6 में हम कौन सा फार्मूला यूज करेंगे। एग्जाम्पल नंबर 1.6 में आपसे कहा जाएगा कि वॉल्यूम मालूम करो STP पर। STP का मतलब होता है स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, और इसके ऊपर स्टूडेंट 1 मोल के अंदर जो वॉल्यूम होता है वो कांस्टेंट होता है, कितना होता है 22.4। तो नंबर ऑफ मोल्स की मदद से हम मालूम करेंगे वॉल्यूम। तो नंबर ऑफ मोल्स अगर आपको मालूम करने हो STP पर तो फार्मूला यूज होता है गिवन वॉल्यूम डिवाइड बाय 22.4। लेकिन एग्जाम्पल नंबर 1.6 में आपको नंबर ऑफ मोल्स गिवन होंगे और आपसे कहा जाएगा वॉल्यूम मालूम करो। तो 22.4 यहाँ पर डिवाइड हो रहा है, यहाँ के नंबर ऑफ मोल्स से क्या होगा मल्टीप्लाई होगा। नंबर ऑफ मोल्स की जगह मैंने n लिख दिया, गिवन वॉल्यूम को मैंने v से रिप्रेजेंट कराया डिवाइड बाय 22.4। 22.4 यहाँ डिवाइड हो रहा है, यहाँ के n से मल्टीप्लाई होगा तो वॉल्यूम का फार्मूला बन जाएगा n मल्टीप्लाई बाय 22.4। तो ये फार्मूला हम यूज करेंगे एग्जाम्पल नंबर 1.6 में। तो अब हम देख लेते हैं एग्जाम्पल नंबर 1.6 क्या है। व्हाट वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन गैस O2 ऑक्यूपाइज बाय 1.5 मोल्स एट STP।
तो स्टूडेंट्स हमसे कहा है कि ऑक्सीजन गैस का वॉल्यूम क्या होगा अगर हमारे पास 1.5 मोल्स हों किसके, ऑक्सीजन गैस के एसटीपी पर। तो स्टूडेंट जब भी एसटीपी का वर्ड आए तो आप नंबर ऑफ मोल्स का फार्मूला यूज करना और उसकी मदद से वॉल्यूम निकाल लेना। तो डेटा बना लेते हैं स्टूडेंट। नंबर ऑफ मोल्स को मैंने एन से रिप्रेजेंट कराया है, कितनी वैल्यू है 1.5 मोल, और वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन गैस को मैंने कैपिटल वी से रिप्रेजेंट कराया है, मुझे मालूम करना है। तो सॉल्यूशन देख लेते हैं। अभी मैंने आपको एक फार्मूला बताया है, फार्मूला किस तरीके से आया। तो v हमारा बराबर हो जाएगा नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाई बाय 22.4। तो n की हम वैल्यू पुट कर देते हैं। n की वैल्यू हमारे पास क्या है 1.5, इसको मल्टीप्लाई कराएंगे 22.4 से, तो हमारे पास वॉल्यूम आ जाएगा 33.6 डीएम क्यूब। केमिस्ट्री के अंदर वॉल्यूम का यूनिट होता है डेसीमीटर क्यूब या क्यूबिक डेसीमीटर, तो यही इसका आंसर है। अब स्टूडेंट्स प्रॉब्लम नंबर हमारा 1.7 यानी एग्जाम्पल नंबर 1.7 रिलेट करती है स्टेचोमेट्री के न्यूमेरिकल से। तो स्टेचोमेट्री के न्यूमेरिकल्स को समझने से पहले मैं आपको एक आसान सी डेली लाइफ की एग्जाम्पल बताता हूँ, वो आप जहन में रखना। अगर आप इस एग्जाम्पल को जहन में रखोगे तो बाकी के तमाम न्यूमेरिकल्स जो भी स्टेचोमेट्री से रिलेटेड होंगे वो सारे के सारे सोल्व हो जाएंगे। तो स्टूडेंट्स अगर मैं आपसे कहूँ कि 10 अंडे अगर 100 रुपये के हैं तो एक अंडा कितने का होगा, तो आप कहोगे 10 रुपये का। अब अगर मैं आपसे पूछूं आपने एक अंडे की प्राइस निकालने के लिए क्या किया, आपने डिवाइड किया या मल्टीप्लाई, तो आपने डिवाइड किया। तो एक अंडे की प्राइस निकालने के लिए आपने 100 को डिवाइड कर दिया किससे, 10 से, तो आपके पास आ गए 10 रुपीज़। अब मैं अगर आपसे पूछूं 5 कितने के हैं, 50 कितने के हैं, सही है, तो आप क्या करोगे, इस 10 को 50 से या 60 से जितने भी आपसे पूछे जाएँ आप वो मल्टीप्लाई कराओगे। तो आप बस ये बात ध्यान में रखना कि एक अंडे की प्राइस को निकालने के लिए हमने डिवाइड की ऑपरेशन परफॉर्म की है, सही है। तो ये आप एग्जाम्पल ध्यान में रखो, बाकी के न्यूमेरिकल्स बहुत आसान है। और एक और बात बता दूं कि स्टेचोमेट्री के अंदर 3 रिलेशनशिप होती है, मास मास, मास वॉल्यूम और वॉल्यूम वॉल्यूम। तो अब हम देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 1.7। तो स्टूडेंट एग्जाम्पल नंबर 1.7 हमारे पास है, कैलकुलेट द मास ऑफ CO2। हमसे कहा है कि CO2 का मास मालूम करो, दैट कैन बी ऑब्टेन्ड बाय कंप्लीट थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ 50 ग्राम लाइमस्टोन कैल्शियम कार्बोनेट। यानी अगर हमारे पास कैल्शियम कार्बोनेट की क्वांटिटी 50 ग्राम हो और अगर हम इसको क्या करें, इसको हीटअप करें, जिसकी वजह से कैल्शियम कार्बोनेट क्या होगा, डिकम्पोज होगा CO2 में और कैल्शियम ऑक्साइड में। जैसा कि आप ये रिएक्शन देख सकते हो, ये रिएक्शन आपको गिवन होगा, केमिकल रिएक्शन के कैल्शियम कार्बोनेट को हमने हीट किया तो हमें क्या मिल रहा है, CO2 मिल रहा है। तो हमसे कहा है कि CO2 का मास मालूम करो। तो स्टूडेंट्स न्यूमेरिकल को सॉल्व करने का, इस तरह के न्यूमेरिकल को सॉल्व करने का तरीका ये होता है, सबसे पहले आप केमिकल रिएक्शन लिखोगे और वो केमिकल रिएक्शन क्या होना चाहिए, बैलेंस होना चाहिए। एक लाइन आप छोड़ना और कितनी अमाउंट आपको गिवन है कैल्शियम कार्बोनेट की 50 ग्राम, मैंने यहाँ लिख दिया 50 ग्राम। अगर कैल्शियम कार्बोनेट की क्वांटिटी 50 ग्राम हो तो हमारे पास मास क्या होगा, CO2 का मालूम करना है। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर मैंने कैल्शियम कार्बोनेट का बाय डिफॉल्ट मोलर मास निकाला है। यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स अगर मैं आपसे पूछूं कैल्शियम के साथ डिजिट क्या है, बाय डिफॉल्ट 1 है, यानी एक मोल के अंदर कैल्शियम कार्बोनेट का मास कितना होता है, 100 ग्राम होता है। कैसे मैंने निकाला, कैल्शियम का मास होता है 40 एटॉमिक मास, कार्बन का होता है 12, ऑक्सीजन का होता है 16। 16 को मैंने 3 से मल्टीप्लाई किया तो आएगा 48। 48 में मैंने 12 और 12 में मैंने 40 ऐड किए तो हमारे पास आ जाएगा 100 ग्राम। तो ये मेरे पास आ गया कैल्शियम कार्बोनेट का बाय डिफॉल्ट मास। तो यहाँ पर आपको कैल्शियम कार्बोनेट का एक मोल के अंदर बाय डिफॉल्ट मास कितना होता है वो लिख देना है। इसी तरह स्टूडेंट कार्बन डाइऑक्साइड का अगर हम मास निकालें बाय डिफॉल्ट तो वो कितना होता है 44 ग्राम, कार्बन का होता है 12, ऑक्सीजन का 16। 16 को 2 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो आएगा 32, 32 में 12 ऐड करोगे तो आ जाएगा आपके पास 44 ग्राम। तो सबसे पहले आपको ये रिएक्शन लिखना है बैलेंस फॉर्म में, ये ऑलरेडी बैलेंस है, और उसके बाद आपको बाय डिफॉल्ट मासेस लिख देने हैं। और उसके बाद आपको जितना मास आपको गिवन है यानी 50 ग्राम यहाँ पर गिवन है तो यहाँ मैंने लिख दिया 50 ग्राम। अगर 50 ग्राम हो तो हमारे पास मास क्या होगा, CO2 का, तो ये आपने यहाँ पर लिख देना है। और स्टूडेंट्स क्योंकि यहाँ पर हम कैल्शियम ऑक्साइड से कंसर्न नहीं है, कैल्शियम ऑक्साइड का यहाँ पर कुछ भी नहीं कहा है, तो यहाँ पर आपको कैल्शियम ऑक्साइड का मास वगैरह लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब स्टूडेंट्स को सॉल्व करने का तरीका क्या है, सबसे पहले अगर मैं आपसे कहूं अगर 100 ग्राम होते कैल्शियम कार्बोनेट के तो उस वक्त CO2 आपको कितना मिलता, 44 ग्राम। तो यही बात मैंने यहाँ पर लिखी है कि अगर 100 ग्राम हो कैल्शियम कार्बोनेट के तो एरो का मतलब होता है गिव्स, यानी अगर 100 ग्राम हो कैल्शियम कार्बोनेट के तो ये हमें कितना CO2 देता है, 44 ग्राम। तो 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट गिव्स 44 ग्राम CO2। अगर मैं आपसे पूछूं 1 ग्राम अगर होते कैल्शियम कार्बोनेट के तो हमारे पास CO2 की क्वांटिटी कितनी होती। अब आपको यहाँ पर
अब आपको यहाँ पर अंडे वाली एग्जाम्पल ध्यान में रखनी है कि एक की प्राइस निकालने के लिए आपने डिवाइड किया था 100 को 10 से। तो अब स्टूडेंट्स यहाँ भी मैंने क्या किया, 44 को डिवाइड कर दिया किससे, 100 से। यहाँ पर 100 था, यहाँ पर 44, तो 44 को मैंने डिवाइड कर दिया 100 से। तो स्टूडेंट 44 को जब मैं 100 से डिवाइड करूंगा तो मेरे पास वैल्यू आएगी 0.44। और हमसे कहा क्या था कि 50 ग्राम अगर कैल्शियम कार्बोनेट के हों तो CO2 का मास कितना होगा। तो जब 44 को मैंने डिवाइड किया 100 से, मेरे पास वैल्यू आई 0.44। तो 50 ग्राम पर अगर आप मास निकालना चाहते हो CO2 का, तो आप क्या करोगे, 0.44 को मल्टीप्लाई करा दोगे 50 से, तो आपके पास मास आ जाएगा CO2 का कितना, 22 ग्राम। तो यही स्टूडेंट इसका आंसर है। सबसे पहले आपको बाय डिफॉल्ट वैल्यूज का मास लिखना है कि 100 ग्राम अगर होते कैल्शियम कार्बोनेट के तो आपको मिलता 44 ग्राम CO2। फिर आपको एक के लिहाज से निकालना है, अगर 1 ग्राम होते कैल्शियम कार्बोनेट के तो आपको CO2 का मास कितना मिलता, 0.44। और फिर आपसे कहा था 50 ग्राम पे कितना मिलेगा, तो आप क्या करो, 0.44 को 50 से मल्टीप्लाई कर दो, तो मास आ गया हमारे पास CO2 का कितना, 22 ग्राम। तो यही इसका आंसर है। और स्टूडेंट्स यहाँ पर जो रिलेशन यूज हुई है स्टेचोमेट्री की वो है मास मास, क्योंकि रिएक्टेंट हमारे गिवन है यहाँ पर ग्राम में और प्रोडक्ट भी हमारी गिवन है ग्राम में, तो ये हमारी मास मास रिलेशनशिप है। अब स्टूडेंट्स हम देख लेते हैं एग्जाम्पल नंबर 1.8, मास ऑफ 49 ग्राम ऑफ सोडियम पोटेशियम क्लोरेट ऑन हीटिंग डिकम्पोजेस कंप्लीटली टू पोटेशियम क्लोराइड विद द लिबरेशन ऑफ ऑक्सीजन गैस O2। हमसे कहा है कि एक हमारे पास पोटेशियम क्लोरेट यानी KClO3 मौजूद है सॉलिड फॉर्म में और उसका मास कितना है 49 ग्राम। अगर इस पोटेशियम क्लोरेट को यानी KClO3 को हीट किया जाए, सही है, आप यहाँ रिएक्शन देखो, ये रिएक्शन आपको गिवन होगा कि हमारे पास पोटेशियम क्लोरेट मौजूद है, कितना मौजूद है 49 ग्राम। अगर हम इसको हीट करेंगे तो ये क्या होगा, डिकम्पोज होगा। डिकम्पोज किसके अंदर हो रहा है, KCl में, यानी KCl हमें मिल रहा है और साथ में हमें क्या मिल रही है, लिबरेशन का मतलब होता है यानी ऑक्सीजन गैस हमारी प्रोड्यूस हो रही है। तो KCl हमें मिल रहा है यानी पोटेशियम क्लोराइड और ऑक्सीजन हमें मिल रहा है। हमसे आगे कहा है डिटरमाइन द वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन गैस लिबरेटेड एट STP। हमसे कहा है कि वॉल्यूम मालूम करो ऑक्सीजन गैस का। अगर हमारे पास 49 ग्राम हो पोटेशियम क्लोरेट के तो हमारे पास ऑक्सीजन गैस का वॉल्यूम क्या होगा। अब स्टूडेंट्स अगर आप गौर करो, रिएक्टेंट आपका ग्राम में है और प्रोडक्ट आपका DM क्यूब में है यानी वॉल्यूम में गिवन है, तो ये हमारे पास मास वॉल्यूम रिलेशनशिप है। तो फिर से स्टूडेंट्स आपको वही तरीका करना है। सबसे पहले स्टूडेंट्स क्योंकि रिएक्टेंट आपका ग्राम में है तो इसका आपको निकालना है KClO3 का क्या, मोलिकुलर मास। और मोलिकुलर मास आप कैसे निकालोगे, पोटेशियम का होता है 39 में आप ऐड करना 35.5 और प्लस कर देना 48 कहाँ से आया, 16 को 3 से मल्टीप्लाई कराओगे तो क्या आएगा 48। फिर स्टूडेंट जो भी आपका आंसर आए, अगर मैं आपसे पूछूं जो पिछला क्वेश्चन था उसमें कैल्शियम कार्बोनेट का 1 मोल था, 1 मोल में 100 ग्राम था, लेकिन यहाँ पर KClO3 के कितने मोल्स हैं, 2। तो आपके ये तीनों वैल्यूज ऐड करने के बाद यानी 39 प्लस 35.5 और प्लस 48, जो भी आंसर आया उसको 2 से मल्टीप्लाई कराना, तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी 245 ग्राम। सही है स्टूडेंट्स, यानी अगर 2 मोल होते पोटेशियम क्लोरेट के तो बाय डिफॉल्ट हमारा मास कितना बनता, 245 ग्राम। और स्टूडेंट्स यहाँ पर वॉल्यूम गिवन है, ये मैंने वॉल्यूम बाय डिफॉल्ट लिखा है। अभी मैंने आपको बताया STP का अगर वर्ड आ जाए तो 1 मोल अगर मैं कहूँ ऑक्सीजन का हो यानी 1 मोल अगर O2 का हो तो उसमें हमारा वॉल्यूम कितना होता है 22.4। तो लेकिन यहाँ पर ऑक्सीजन के कितने मोल हैं, 3, तो 22.4 को मैंने 3 से मल्टीप्लाई किया है तो मेरे पास वैल्यू आ गई 67.2 DM3। ये आप रफ पे करके देख लेना, लेकिन यहाँ आप डायरेक्ट लिखना क्योंकि यहाँ पर आप सोल्व नहीं कर सकते। तो अगर हमारे पास 245 ग्राम हो जो कि मोलर मास है 2 मोल का, किसका, पोटेशियम क्लोरेट के, तो उस टाइम हमारे पास जो वॉल्यूम है वो कितना है ऑक्सीजन गैस का, 67.2। अब हमसे कहा है अगर 49 ग्राम होते तो वॉल्यूम क्या होगा, तो ये मास वॉल्यूम रिलेशनशिप है। तो इसको करने का, सॉल्व करने का तरीका भी वही है जो कि मैंने आपको पहले बताया। सबसे पहले स्टूडेंट्स मैंने लिखा अगर 245 ग्राम होते पोटेशियम क्लोरेट के तो हमें ऑक्सीजन कितना मिलता, 67.2 DM3। सही है। अब 1 का मुझे मालूम करना है 1 ग्राम पर हमारे पास ऑक्सीजन का वॉल्यूम कितना होता, तो हम क्या करेंगे 67.2 को डिवाइड कर देंगे किससे, 245 से, तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 1 की कितनी, 0.274। इन दोनों वैल्यूज को डिवाइड किया तो ये वैल्यू आ गई। अगर 49 ग्राम होते किसके, पोटेशियम क्लोरेट के, तो हमारे पास वॉल्यूम क्या होता, तो इन दो वैल्यूज को जब हमने डिवाइड किया था तो 1 ग्राम हमारे पास आ गया था वॉल्यूम 0.274 ऑक्सीजन गैस का। तो अब हम क्या करेंगे 0.274 को हम मल्टीप्लाई करा देंगे 49 से,
तो हमारे पास ऑक्सीजन गैस का वॉल्यूम आ जाएगा 13.426 dm³। तो यही स्टूडेंट इसका आंसर है। अब स्टूडेंट्स हम देख लेते हैं एग्जाम्पल नंबर 1.9, ये भी स्टेचोमेट्री से रिलेटेड है। क्या कहा है? कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ CO2 एट STP। हमें वॉल्यूम मालूम करना है कार्बन डाइऑक्साइड गैस का STP के ऊपर, दैट कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय कंप्लीट बर्निंग ऑफ, जो कि हमारी प्रोड्यूस हो रही है अगर हम बर्न करें 50 dm³ ऑफ ब्यूटेन गैस। यानी अगर हम ब्यूटेन गैस को जलाएं जिसका वॉल्यूम हमें बताया है 50 dm³, तो CO2 गैस कितनी प्रोड्यूस होगी वो हमें मालूम करना है। इन द एक्सिस सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन गैस, यानी ब्यूटेन गैस को हम बर्न कर रहे हैं ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। तो ये रिएक्शन स्टूडेंट बैलेंस फॉर्म में आपको गिवन होगा। तो यहाँ पर अगर आप देखो ब्यूटेन गैस ने रिएक्ट किया ऑक्सीजन गैस के साथ, यानी इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो हमें क्या मिला? CO2 मिला और H2O मिला। तो हम CO2 से कंसर्न है। हमसे कहा है कि अगर 50 dm³ होते हैं ब्यूटेन गैस के तो हमारे पास वॉल्यूम क्या होगा CO2 का। तो यहाँ मैंने लिख दिया 50 dm³ और यहाँ मुझे वॉल्यूम मालूम करना है। अब स्टूडेंट्स ये वॉल्यूम रिलेशनशिप है क्योंकि रिएक्टेंट हमारा वॉल्यूम में गिवन है और प्रोडक्ट भी हमारा वॉल्यूम में गिवन है। तो अब स्टूडेंट्स एक मोल के अंदर जो हमारे पास वॉल्यूम होता है ब्यूटेन गैस का वो होता है 22.4, कॉन्स्टेंट है। 2 मोल में कितना होगा? 22.4 को आप मल्टीप्लाई करा दो 2 से, तो 2 मोल के अंदर हो जाएगा 44.8 dm³। इसी तरह स्टूडेंट्स 1 मोल के अंदर CO2 का वॉल्यूम होता है 22.4, लेकिन 8 मोल में कितना होगा? तो 22.4 को मैंने 8 से मल्टीप्लाई कराया तो वैल्यू आई 179.2 dm³। तो ये हमारे पास आ गई बाय डिफॉल्ट वैल्यू। सोल्व करने का तरीका वही है। अगर मैं आपसे कहूँ 44.8 dm³ होते हैं ब्यूटेन गैस के, तो उस वक्त CO2 का वॉल्यूम कितना था? 179.2 dm³, ये जैसा कि मैंने यहाँ पर शो किया है। और अगर 1 dm³ होते हैं ब्यूटेन गैस के तो उस वक्त वॉल्यूम क्या होता? तो 179.2 को हम डिवाइड करेंगे 44.8 से, तो हमारे पास 1 dm³ के अंदर वॉल्यूम आ गया कितना? 4 आ गया CO2 का वॉल्यूम। लेकिन हमसे कहा था 50 dm³ अगर हो तो ब्यूटेन गैस का वॉल्यूम और CO2 का वॉल्यूम कितना होगा? तो अब हम क्या करेंगे? 4 को मल्टीप्लाई करा देंगे 50 से, तो हमारे पास वॉल्यूम आ जाएगा CO2 का कितना? 200 dm³। तो यही इसका आंसर है। अब स्टूडेंट एग्जाम्पल नंबर 1.10 को करने से पहले कुछ हम रूल्स देख लेते हैं एडिशन और सब्ट्रैक्शन के, जो कि यूज होंगे आगे के एग्जाम्पल्स में। तो बिफोर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन कन्वर्ट ऑड नंबर्स इनटू द सेम एक्सपोनेंट्स ऑफ 10। हमसे कहा है कि जब भी हम ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन से पहले जितने भी नंबर्स हमें गिवन हो साइंटिफिक नोटेशन में, उसका जो पावर है यानी उसके जो एक्सपोनेंट है वो सेम होना चाहिए। सही है? क्या मतलब है? अभी आपको एग्जाम्पल समझाऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा ये पॉइंट। उसके बाद हमसे कहा है ऐड और सब्ट्रैक्ट द डिजिट टर्म्स, और उसके बाद जब पावर को आपने सेम कर दिया तो कोफिशिएंट यानी डिजिट टर्म्स को आप क्या करो? बैलेंस कर दो। क्या मतलब है? एग्जाम्पल से समझते हैं इस रूल को। तो स्टूडेंट एग्जाम्पल नंबर 1.10 हमारे पास है ऐड 1.31 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू द पावर 3 एंड 3.15 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 2 बाय यूजिंग द रूल्स ऑफ एक्सपोनेंशियल नोटेशन। तो स्टूडेंट्स हमने अभी क्या पढ़ा रूल कि हमारे पास जो एक्सपोनेंट है वो सेम होने चाहिए, उसको हमें सेम करना है। तो यहाँ पर 10 की पावर 3 है, यहाँ अगर आप देखो गिवन क्या है 1.31 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 3, और दूसरे में हमारे पास 10 की पावर 2 है। तो हम इसको डायरेक्ट ऐड नहीं कर सकते, सबसे पहले हमें पावर को सेम करना पड़ेगा। तो फर्स्ट नंबर को मैंने सेम रखा और सेकंड नंबर मेरे पास जो था 3.15 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 2, इसको मैंने क्या किया? इसको मैंने लिखा 0.315 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 3। अब स्टूडेंट्स अगर मैं आपसे कहूँ यहाँ भी 10 की पावर 3 है, यहाँ भी 10 की पावर 3 है, इसका मतलब अब हम इसे ऐड कर सकते हैं। लेकिन स्टूडेंट्स को मैंने किस तरह से चेंज किया है? अगर मैं आपसे कहूँ 0.315, अगर मैं इसकी साइंटिफिक नोटेशन आपसे पूछूं तो पॉइंट को आप शिफ्ट करोगे फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद, तो क्या होगा? 3.15 और मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -1 आएगा, और यहाँ पर 10 की पावर क्या है? 3 है, तो 3 में से 1 जाएंगे तो फिर से आ जाएगा 10 की पावर 2। इसका मतलब आप ये कह सकते हो कि 3.15 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 2 हमारा किसके इक्विवेलेंट है, यानी किसके बराबर है? 0.315 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 3। इसको अगर आप सोल्व करोगे तो आपका यही आंसर आएगा। अब हम क्या करते हैं? इस नंबर को और इस नंबर को ऐड कर देते हैं। तो पावर्स हमने सेम कर ली, पावर्स हमने सेम कर ली, और जब भी हम ऐड करेंगे इन दो नंबर्स को तो पावर हमारी एज इट इज आ जाएगी। अब ये हमारा है डिजिट टर्म यानी कोफिशिएंट। अब हम कोफिशिएंट को ऐड कर देते हैं। तो स्टूडेंट यहाँ पर हमारे पास फर्स्ट नंबर में कोफिशिएंट था 1.31 और सेकंड में था 0.315। अब 5 के ऊपर कुछ नहीं है तो मैंने 0 कंसीडर कर लिया, तो 0 + 5 क्या आ जाएगा? 5 आ जाएगा। 1 + 1 क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा। 3 + 3 क्या आ जाएगा? 6 आ जाएगा। पॉइंट मैंने एज इट इज लगाया और 1 + 0 क्या आ जाएगा? 1।
यानी इन दो नंबर्स को जब मैंने ऐड किया तो मेरे पास आंसर आ गया 1.625 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू द पावर 3। तो यही इसका आंसर है। अब स्टूडेंट एग्जाम्पल नंबर 1.11 के अंदर रूल्स हमारे अप्लाई होंगे मल्टीप्लिकेशन के साइंटिफिक नोटेशन में या आप कह सकते हो एक्सपोनेंशियल नोटेशन में। तो अब वो रूल्स क्या है पहले आपको बता देता हूँ कि जिन भी नंबर्स को आप मल्टीप्लाई कर रहे हो तो सबसे पहले हमें कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई कराना है, यानी डिजिट टर्म्स को मल्टीप्लाई कराना है, और उसके बाद एड ऑल एक्सपोनेंट्स एल्जेब्रिकली, और जितने भी हमारे एक्सपोनेंट्स हो उसको एल्जेब्रिकली क्या करना है, ऐड या सब्ट्रैक्ट कर देना है। और फाइनल रिजल्ट के अंदर हमें क्या करना है, डेसिमल को बैलेंस करना है, या तो राइट पर या लेफ्ट पर एडजस्ट करना है। सही है। तो इन रूल्स का क्या मतलब है वो हम देख लेते हैं एग्जाम्पल से। तो एग्जाम्पल नंबर स्टूडेंट्स हमारे पास 1.11 है, मल्टीप्लाई 7.0 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू द पावर 12 एंड 2.0 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू द पावर -3 बाय यूजिंग द रूल्स ऑफ एक्सपोनेंशियल नोटेशन। दो नंबर हमारे पास यहाँ पर गिवन है और इन दोनों नंबर्स को हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो अभी जो आपको मैंने रूल बताया उसमें सबसे पहले क्या था, डिजिट टर्म्स को मल्टीप्लाई कराना है आपस में, यानी डिजिट टर्म्स का मतलब है कोफिशिएंट। कोई भी साइंटिफिक नोटेशन होती है ना स्टूडेंट, उसके तीन पार्ट होते हैं, एक होता है कोफिशिएंट, दूसरा होता है बेस जो कि 10 हमने लिए यहाँ पर, और तीसरा होता है पावर। तो डिजिट टर्म का मतलब है कोफिशिएंट। तो 7.0 को अगर मैं 2.0 से मल्टीप्लाई कराऊंगा तो मेरे पास वैल्यू आएगी 14। सही है। उसके बाद क्या था, एक्सपोनेंट को आप ऐड कर दो। तो मल्टीप्लाई मैंने किया किससे, 10 की पावर 12 मैंने एज इट इज रखा, और यहाँ पर मल्टीप्लाई 10 की पावर -3। अब स्टूडेंट 14 को मैंने सेम रखा। अब यहाँ पर बेस सेम है, यानी 10 हमने लिख दिया एक बार। बेस सेम हो तो पावर ऐड या सब्ट्रैक्ट होती है, लेकिन यहाँ पर है -3, तो मैंने 12 में से -3 को सब्ट्रैक्ट किया। तो 12 में से -3 जाएंगे तो 10 की पावर क्या आ जाएगी, 9 आ जाएगी। अब स्टूडेंट्स अगर मैं आपसे कहूँ 14 की साइंटिफिक नोटेशन क्या होगी, पॉइंट यहाँ पर कहाँ पर है 14 में, तो 4 के बाद पॉइंट है, लिखा हुआ नहीं है, हम लिखते नहीं है। तो पॉइंट को मैंने शिफ्ट कर दिया 1 के बाद, फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद। तो 14 की साइंटिफिक नोटेशन होगी 1.4 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू द पावर 1, और इसको मैंने मल्टीप्लाई करा दिया 10 की पावर 9 से। फिर से स्टूडेंट क्या है, बेस सेम है तो पावर्स क्या होंगी, ऐड होंगी। तो 1.4 को मैंने सेम रखा और 10 की पावर मैंने लिखी 1 + 9। 1 + 9 जब हम ऐड करेंगे तो 10 की पावर क्या आ जाएगी, 10। यानी इन दो नंबर्स को जब हमने मल्टीप्लाई कराया तो फाइनल आंसर हमारे पास आ गया 1.4 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 10। और इन नंबर्स को हमने जो मल्टीप्लाई कराया है वो कौन से रूल यूज़ किए, हमने एक्सपोनेंशियल नोटेशन के रूल्स को यूज़ किया है। सबसे पहले हमने कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई कराया, फिर हमने पावर्स को ऐड या सब्ट्रैक्ट किया। सही है। और आखिरी में हमारा रूल क्या था कि डेसिमल को एडजस्ट करना है, तो डेसिमल भी हम लेकर आए। अब स्टूडेंट एग्जाम्पल नंबर 1.12 के अंदर हम देख लेते हैं कि डिवाइड के कौन से रूल्स होते हैं एक्सपोनेंशियल नोटेशन में। तो सबसे पहले यहाँ पर लिखा हुआ है रूल नंबर 1, डिवाइड ऑल डिजिट टर्म्स, यानी जितने भी कोफिशिएंट्स हैं उनको आपस में आपको क्या करना है, डिवाइड कर देना है। रूल नंबर 2 हमारे पास है सब्ट्रैक्ट ऑल एक्सपोनेंट्स एल्जेब्रिकली, उसके बाद एक्सपोनेंट को आपको सब्ट्रैक्ट करना है, और तीसरा है हमें पॉइंट को शिफ्ट करना है या एडजस्ट करना है लेफ्ट और राइट की तरफ। एग्जाम्पल से समझ लेते हैं इन रूल्स को। तो स्टूडेंट एग्जाम्पल नंबर 1.12 हमारे पास है, डिवाइड 6.60 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू द पावर 8 एंड 3.20 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 3 बाय यूजिंग द रूल्स ऑफ एक्सपोनेंशियल नोटेशन। दो नंबर्स हमें गिवन है और हमें इन्हें क्या करना है, डिवाइड करना है। तो 6.60 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 8 डिवाइड बाय 3.20 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 3। मैंने दोनों नंबर को इस तरह से लिख दिया, पहले नंबर को मैंने लिखा न्यूमरेटर में और सेकंड को मैंने लिखा डिनोमिनेटर में। तो सबसे पहला रूल हमारा क्या था डिवाइड का, साइंटिफिक नोटेशन में या एक्सपोनेंशियल नोटेशन में हमें कोफिशिएंट को डिवाइड करना है। तो स्टूडेंट 6.60 को मैंने डिवाइड किया 3.20 से, तो मेरे पास वैल्यू आई 2.06। सही है। तो इसकी जगह मैंने लिख दिया 2.06 और मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 8 मैंने एज इट इज रखा। अब स्टूडेंट्स अगर मैं आपसे पूछूं, आपने ये बात पढ़ी होगी कि 10 की पावर 3 यहाँ पर डिनोमिनेटर में पॉजिटिव है, अगर मैं इसको न्यूमरेटर में लेके जाऊंगा तो 10 की पावर क्या होगी, नेगेटिव हो जाएगी। तो 10 की पावर 3 को मैं लेके गया न्यूमरेटर में, तो हमारे पास वैल्यू आई 10 की पावर -3। अब बेस सेम है तो पावर्स यहाँ पर क्या हो रही है, सब्ट्रैक्ट। तो एक बार मैंने लिखा 10 और कोफिशिएंट को मैंने एज इट इज लिखा, यानी 2.06 मल्टीप्लाई बाय 10 मैंने एज इट इज रखा, और 10 मैंने एक बार लिख दिया क्योंकि बेस सेम थी। और यहाँ पर पावर क्या हो रही है, सब्ट्रैक्ट, तो मैंने लिखा 8 - 3। तो 8 में से 3 जाएंगे तो हमारे पास इस डिवाइड का आंसर आ जाएगा, इन दो नंबर्स को जो हमने डिवाइड किया तो इसका आंसर आ जाएगा 2.06 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 5। तो स्टूडेंट यही हमारा आंसर है। और बुक के अंदर आंसर थोड़ा सा गलत आ रहा है, बुक में लिखा हुआ है मेरे ख्याल से 2.60, वो गलत है। अगर आप इन दो नंबर्स को यानी कोफिशिएंट्स को डिवाइड करोगे तो आपके पास आंसर यही आएगा। अब स्टूडेंट्स हम देख लेते हैं कि एग्जाम्पल नंबर 1.13 के अंदर क्या कहा जाएगा।
तो एग्जाम्पल नंबर 1.13 के अंदर हम यूज़ करेंगे पावर्स के रूल एक्सपोनेंशियल नोटेशन में। तो रूल नंबर 1 क्या है पावर का एक्सपोनेंशियल नोटेशन में? मल्टीप्लाई द डिजिट टर्म्स यानी कोफिशिएंट एंड एक्सपोनेंट विद द नंबर डेट इंडिकेट्स द पावर। अब इस रूल का क्या मतलब है स्टूडेंट्स, आपको एग्जाम्पल से थोड़ा सा बता देता हूँ। अगर मैं आपसे कहूँ कि आपको ये वैल्यू गिवन हो और आपसे कहा जाए कि बाय यूजिंग द रूल्स ऑफ एक्सपोनेंशियल नोटेशन इसे सोल्व करो, तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हमारे पास कोफिशिएंट है 3.25 और एक्सपोनेंट है 10 की पावर 4 और होल पावर है 2। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले जो हमारे पास कोफिशिएंट है इसका स्क्वायर करना है क्योंकि होल पावर 2 है, और साथ में जो एक्सपोनेंट है हमारे पास 10 की पावर 4, इसको 4 को मल्टीप्लाई करा देंगे 2 से। तो इस रूल का ये मतलब है। तो 3.25 का जब हम स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आएगी 10.56 और मल्टीप्लाई मैंने करा दिया, 4 को 2 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो 10 की पावर आएगी 8। अब स्टूडेंट्स हमें क्या करना है, पॉइंट को डेसिमल को एडजस्ट करना है। तो पॉइंट को मैंने शिफ्ट कर दिया 1 के बाद, तो हमारे पास ये वैल्यू हो जाएगी 1.056 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 1 और 10 की पावर 8 मैंने एज इट इज़ रख दिया। अब यहाँ पर बेस सेम है जो कि 10 है, तो 8 में मैं 1 ऐड करूंगा तो हमारे पास फाइनल वैल्यू आ जाएगी इस क्वेश्चन की क्या, 1.056 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 9। तो इसलिए स्टूडेंट्स यहाँ पर लिखा हुआ था कि सबसे पहले आपको क्या करना है, डिजिट टर्म यानी कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई कराना है किससे, होल पावर से, और साथ में एक्सपोनेंट की जो पावर है उसको भी आपको होल पावर से मल्टीप्लाई कराना है और उसके बाद आपको कोफिशिएंट का डेसिमल एडजस्ट करना है। तो ये मैंने आपको एग्जाम्पल नंबर 1.13 समझा दी कि इसको हमने किस तरह से सोल्व किया है पावर के रूल्स को यूज करके, किसमें, साइंटिफिक नोटेशन में या एक्सपोनेंशियल नोटेशन में। अब स्टूडेंट्स हम देखते हैं कि एग्जाम्पल नंबर 1.14 के अंदर कौन से रूल्स लगेंगे। तो एग्जाम्पल नंबर 1.14 के अंदर स्क्वायर रूट के रूल्स लगेंगे एक्सपोनेंशियल नोटेशन में। तो सबसे पहले रूल नंबर हमारे पास 1 है, एडजस्ट द एक्सपोनेंट बाय शिफ्टिंग डेसिमल टू द राइट और लेफ्ट इन द डिजिट टर्म। सबसे पहले हमें क्या करना है, एक्सपोनेंट को शिफ्ट करना है डेसिमल के राइट या लेफ्ट तरफ, और कहाँ पर, डिजिट टर्म में यानी कोफिशिएंट में, इस तरीके से दैट एक्सपोनेंट मस्ट एग्जैक्टली बी डिवाइडेड बाय द रूट। इस तरीके से हमें शिफ्ट करना है कि हमारा जो एक्सपोनेंट है वो डिवाइड हो जाए रूट से। अब इसका क्या मतलब है स्टूडेंट्स, आपको एग्जाम्पल से बता देता हूँ, आपको उससे ज़्यादा समझ में आएगा। अगर आपसे कहूँ एग्जाम्पल नंबर 1.14 हमारे पास है सिंप्लीफाई, हमें सिंप्लीफाई करना है स्क्वायर रूट ऑफ 2.5 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 7 बाय यूजिंग द रूल्स ऑफ एक्सपोनेंशियल नोटेशन। अब क्योंकि यहाँ पर रूट यूज हुआ है तो रूट के हमारे पास रूल्स लगेंगे। तो रूट का हमारा रूल क्या है, सबसे पहले स्टूडेंट्स हमें क्या करना है, हमें कोफिशिएंट को एडजस्ट करना है इस तरीके से कि इसकी जो पावर है वो डिवाइड हो जाए रूट से। रूट की वैल्यू क्या होती है, एक स्क्वायर रूट की वैल्यू होती है 1/2। तो स्टूडेंट्स अगर मैं आपसे यहाँ पर पूछूं, जो क्वेश्चन गिवन था यहाँ पर 10 की पावर 7 है, अगर मैं 7 को डिवाइड करूंगा रूट की वैल्यू से 1/2, यानी रूट को खत्म करने के लिए मैं क्या करूंगा, 7 को मल्टीप्लाई कराऊंगा 1/2 से, तो 7 हमारा डिवाइड नहीं होगा 2 से। तो इसलिए मैंने क्या किया, कोफिशिएंट को एडजस्ट किया, 2.5 की जगह मैंने लिख दिया 25 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -1, यानी अगर 25 को मैं मल्टीप्लाई कराऊंगा 10 की पावर -1 से तो फिर से मेरे पास वैल्यू आ जाएगी 2.5। लिहाजा 2.5 को मैं लिख सकता हूँ 25 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -1 और मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 7 मैंने एज इट इज रख दिया। अब स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, बेस सेम है, पावर्स क्या होंगी, यहाँ पर हमारी सब्ट्रैक्ट हो रही है, तो मैंने लिखा 25 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -1 प्लस 7, 7 में से 1 जाएंगे तो हमारे पास 10 की पावर आ जाएगी 6, तो वैल्यू हो गई 25 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 6। अब स्टूडेंट्स स्क्वायर रूट को मैंने अलग अलग करके लिख दिया, 25 का मैंने लिखा स्क्वायर रूट ऑफ 25 मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट ऑफ 10 की पावर 6। तो स्क्वायर रूट ऑफ 25 क्या होता है, 5 होता है, मल्टीप्लाई की साइन लगाई, स्क्वायर रूट को खत्म करूंगा तो 10 की पावर 6 मैंने एज इट इज रखा और रूट की जगह मैंने लिख दिया, यानी स्क्वायर रूट की वैल्यू क्या होती है 1/2। तो 6 को अगर मैं मल्टीप्लाई कराऊंगा किससे, 1/2 से, तो मेरे पास आ जाएगी पावर 10 की पावर 3। तो फाइनल आंसर मेरे पास आ गया 5 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 3। तो इसलिए हमारा ये रूल क्या था कि सबसे पहले हमें एक्सपोनेंट को एडजस्ट करना है, कि एडजस्ट करें एक्सपोनेंट को बाय शिफ्टिंग डेसिमल टू द राइट और लेफ्ट, के डेसिमल को आपको डिजिट टर्म के डेसिमल को लेफ्ट या राइट की तरफ शिफ्ट करना है इस तरीके से कि आपका एक्सपोनेंट एग्जैक्टली डिवाइड हो जाए रूट से। उसके बाद आपको डिजिट टर्म के रूट को सिंप्लीफाई करना है और डिवाइड कर देना है एक्सपोनेंट को डिजायर्ड रूट से। तो यही काम हमने यहाँ पर किया है। सबसे पहले मैंने कोफिशिएंट को यानी डिजिट टर्म को मैंने क्या किया, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई किया कि हमारे पास जो फाइनल पावर आए वो रूट से क्या हो, डिवाइड हो जाए। अगर यहाँ पर 7 में रखता तो 7 डिवाइड नहीं होता 2 से, तो इसलिए मैंने 2.5 को पहले लिखा 25 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -1 और फिर जब मैंने इसको सोल्व किया तो मेरे पास वैल्यू आसानी के साथ क्या हो गई, डिवाइड हो गई रूट की वैल्यू किससे, पावर से। तो यही इसका आंसर है।
अब स्टूडेंट्स एग्जाम्पल नंबर 1.15 रिलेट करती है किसके साथ, लिमिटिंग रिएक्टेंट के साथ। तो लिमिटिंग रिएक्टेंट क्या होता है थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। द रिएक्टेंट विच इज कंज्यूम्ड अर्लियर इन रिएक्शन एंड गिव्स लिमिटेड अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट। ऐसा रिएक्टेंट जो कि बहुत जल्द रिएक्शन के अंदर क्या हो, यूज हो जाए और लिमिटेड अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट दे एज कंपेयर टू द एक्सिस प्रोडक्ट इज कॉल्ड लिमिटिंग रिएक्टेंट। तो लिमिटिंग रिएक्टेंट ऐसा रिएक्टेंट होता है जो कि किसी भी केमिकल रिएक्शन में सबसे पहले क्या होता है, यूज हो जाता है, कंज्यूम्ड हो जाता है और हमारी लिमिटेड अमाउंट देता है प्रोडक्ट की। सही है, इस रिएक्टेंट को हम कहते हैं लिमिटिंग रिएक्टेंट। एग्जाम्पल से थोड़ा सा आपको समझा देता हूँ। अगर मैं आपसे कहूँ कि हमारे पास 5 बन हो और 6 कबाब हो, तो हम कितने बर्गर बना सकते हैं, हम मुश्किल से 5 बर्गर बना सकते हैं। तो यहाँ पर स्टूडेंट 5 बन जो हमारे पास मौजूद हैं, 5 बन हमारे क्या है, लिमिटिंग रिएक्टेंट है। क्योंकि अगर आपसे मैं पूछूं 5 बन की क्वांटिटी कम है और कबाब की क्वांटिटी ज़्यादा है, यानी एक कबाब हमारा ज़्यादा है, तो एक्सिस रिएक्टेंट हमारे कबाब हो गए और बन हमारा हो गया लिमिटिंग रिएक्टेंट। क्योंकि एक बन के अंदर एक कबाब यूज हो जाएगा तो एक बर्गर बन जाएगा। तो 5 बन से हम 5 बर्गर बना सकते हैं, 6 बर्गर नहीं बना सकते। लिहाजा बन हमारे क्या होगा इस एग्जाम्पल के अंदर, लिमिटिंग रिएक्टेंट। और स्टूडेंट एग्जाम्पल नंबर 1.15 को स्टार्ट करने से पहले आपको मैं ये बात बता दूं कि लिमिटिंग रिएक्टेंट को मालूम करने का किसी भी केमिकल रिएक्शन में क्या तरीका होता है। तो लिमिटिंग रिएक्टेंट को मालूम करने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम लिमिटिंग नंबर मालूम करते हैं तमाम रिएक्टेंट्स के। उसके लिए हम ये फार्मूला यूज़ करेंगे। अब लिमिटिंग नंबर ऑफ सब्सटेंस का फार्मूला क्या होता है, डिजायर्ड मास ऑफ सब्सटेंस, यानी जो मास आपको गिवन हो वो आपको यहाँ पर पुट करना है, और टोटल मोलर मास ऑफ सब्सटेंस इन बैलेंस रिएक्शन। और टोटल मोलर मास क्या होगा सब्सटेंस का बैलेंस रिएक्शन में, इसको अभी जब हम एग्जाम्पल में करेंगे तो आपको समझ में आएगा। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल नंबर 1.15। तो स्टूडेंट एग्जाम्पल नंबर 1.15 हमारे पास है, कंबस्शन ऑफ इथीन इन एयर टू फॉर्म CO2 एंड H2O इज गिवन इन द फॉलोइंग इक्वेशन। हमसे कहा है कि अगर इथीन को रिएक्ट करवाया जाए एयर के साथ तो हमें क्या मिलता है, CO2 और H2O। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हो, इथीन का फार्मूला होता है केमिकल C2H4। इसने रिएक्ट किया ऑक्सीजन के साथ तो हमें मिला CO2 और H2O, और ये रिएक्शन हमारे पास गिवन है इस क्वेश्चन में। सही है, आगे हमसे कहा है इफ अ मिक्सचर कंटेनिंग 2.8 ग्राम C2H4, अगर हमारे पास इस मिक्सचर के कितने हो, 2.8 ग्राम हो C2H4 के और 6.4 ग्राम हो O2 के, यानी C2H4 की क्वांटिटी हमारे पास कितनी हो, 2.8 ग्राम, और ऑक्सीजन की क्वांटिटी कितनी हो, 6.4 ग्राम। अलाउड टू इग्नाइट, यानी दोनों को जलाया जाए। तो आइडेंटिफाई द लिमिटिंग रिएक्टेंट। तो सबसे पहले हमें मालूम करना है कि C2H4 यानी इथीन और ऑक्सीजन में से लिमिटिंग रिएक्टेंट कौन सा है, और उसके बाद हमें CO2 का मास मालूम करना है। सही है, अब स्टूडेंट सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम लिमिटिंग रिएक्टेंट मालूम करेंगे, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया कि लिमिटिंग रिएक्टेंट ऐसा रिएक्टेंट होता है जो कि किसी भी केमिकल रिएक्शन में फौरन से कंज्यूम्ड हो जाता है। तो हम CO2 का मास लिमिटिंग रिएक्टेंट के लिहाज से ही मालूम करेंगे, जो लिमिटिंग रिएक्टेंट होगा उसी के लिहाज से हमारी प्रोडक्ट बनेगी। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, लिमिटिंग रिएक्टेंट मालूम करते हैं। तो लिमिटिंग रिएक्टेंट मालूम करने के लिए स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, हम मालूम करेंगे लिमिटिंग नंबर। तो सबसे पहले हम निकालते हैं C2H4 के लिए। तो आपको मैंने फार्मूला बताया था कि आपका जो गिवन मास है यानी 2.8 ग्राम, अगर हम इथीन की बात करें, इसको हम डिवाइड कर देंगे किससे, इथीन के बाय डिफॉल्ट मास से। अगर C2H4 का मोलर मास निकालोगे तो आपके पास आएगा 28 ग्राम। कैसे निकालोगे, मॉलिक्यूलर मास निकाल लेना, 2 को मल्टीप्लाई कराना कार्बन के एटॉमिक मास से, क्या होता है 12, 12 टू क्या हो जाएगा 24, प्लस की साइन लगाएंगे और 4 को मल्टीप्लाई करा देंगे हाइड्रोजन के एटॉमिक मास से, क्या होता है 1, तो 4 1 जा 4। तो 24 में जब हम 4 ऐड करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 28 ग्राम। इसी तरह ऑक्सीजन का निकाल लेंगे, 3 मोल में ऑक्सीजन का कितना मास होता है, 1 मोल में होता है स्टूडेंट 16 टू 32, तो 32 को 3 से मल्टीप्लाई कराओगे तो आएगा 96 ग्राम। इसी तरह से CO2 का मास होता है मॉलिक्यूलर मास 44, 44 को 2 से मल्टीप्लाई कराओगे तो आपके पास वैल्यू आएगी 88 ग्राम। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर एक और बात बता देता हूँ, यहाँ पर रिएक्टेंट्स आपको ग्राम में गिवन है और प्रोडक्ट भी आपको ग्राम में गिवन है, इसका मतलब ये मास मास रिलेशनशिप है। तो हम क्या निकाल लेते हैं, लिमिटिंग नंबर निकाल लेते हैं। तो गिवन मास को सबसे पहले हम सोल्व कर रहे हैं C2H4 के लिए, लिमिटिंग रिएक्टेंट मालूम करने के लिए। तो गिवन मास जो मौजूद है किसका, C2H4 का, वो है 2.8। 2.8 को हम डिवाइड करा देंगे इसके मोलर मास से, केमिकल इक्वेशन में जो मोलर मास इसका आया है। तो 2.8 को मैंने डिवाइड कराया 28 से, तो वैल्यू आई 0.1। इसी तरह ऑक्सीजन की बात कर लेते हैं, ऑक्सीजन का गिवन मास क्या है 6.4, तो 6.4 को डिवाइड करा देंगे, केमिकल इक्वेशन में ऑक्सीजन का मास कितना है 96, तो 6.4 को मैंने डिवाइड कराया 96 से, तो वैल्यू आई 0.066। अब स्टूडेंट्स मैं आपसे पूछूं 0.1 या 0.066 में से कौन सी वैल्यू ज़्यादा छोटी है,
तो 0.066 वैल्यू ज़्यादा छोटी है, इसका मतलब हमारा ऑक्सीजन क्या है, लिमिटिंग रिएक्टेंट है। तो रिएक्टेंट्स की जो भी वैल्यू आएगी लिमिटिंग नंबर की, हमें चेक करना है कि कौन सी वैल्यू कम है। तो जो वैल्यू कम है वही रिएक्टेंट आपका लिमिटिंग रिएक्टेंट होगा। तो यहाँ पर जो ऑक्सीजन का लिमिटिंग नंबर आया है, वैल्यू आई है, वो कम है, लिहाजा ऑक्सीजन हमारा लिमिटिंग रिएक्टेंट है। अब हम क्या करेंगे, अब हम CO2 का मास मालूम करेंगे, किसके लिहाज से, ऑक्सीजन के लिहाज से। तो स्टूडेंट्स फिर से मैंने एक बार यहाँ पर रिएक्शन लिख दिया है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था स्टोइचियोमेट्री के न्यूमेरिकल्स में इसी वीडियो में, तो इसको सॉल्व करने का तरीका वही है। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स मैंने कहा 96 ग्राम अगर हमारे पास होते किसके, ऑक्सीजन के, तो हमें CO2 कितना मिलता है, 88 ग्राम। तो यही बात मैंने यहाँ पर लिखी है, 96 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन गिव्स, एरो का मतलब क्या होता है, गिव्स 88 ग्राम CO2। अगर मेरे पास 1 ग्राम होता तो 1 ग्राम के लिए हम क्या करते थे, डिवाइड करते थे। तो 88 को डिवाइड कर देंगे किससे, 96 से, तो हमारे पास 1 ग्राम में CO2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0.916। हमसे कहा है कि 6.4 अगर ग्राम होते किसके, O2 के, तो CO2 कितना होगा। तो 6.4 ग्राम अगर होते O2 के, तो 1 ग्राम में जो वैल्यू आई है किसकी, CO2 की, 0.916, इसको मल्टीप्लाई करा देंगे 6.4 से, तो हमारे पास मास आ जाएगा CO2 का कितना, 5.86 ग्राम। तो यही स्टूडेंट इसका आंसर है। अब स्टूडेंट्स हम देख लेते हैं एग्जाम्पल नंबर 1.16, व्हेन एल्यूमिनियम इज हीटेड विथ नाइट्रोजन गैस एट 700 डिग्री सी। यहाँ पर डिग्री सी की साइन आएगी। अगर एल्यूमिनियम को हीट किया जाए नाइट्रोजन के साथ 700 डिग्री सी पर, इट गिव्स एल्यूमिनियम नाइट्राइड। जैसा कि रिएक्शन में गिवन है, अगर हम एल्यूमिनियम का रिएक्शन कराएं नाइट्रोजन के साथ तो हमें क्या मिलता है, एल्यूमिनियम नाइट्राइड मिलता है। आगे हमसे कहा है इफ 67.5 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम एंड 140 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन गैस आर अलाउड टू रिएक्ट। अगर हमारे पास क्वांटिटी हो एल्यूमिनियम की कितनी, 67.5 ग्राम, और नाइट्रोजन की कितनी हो, 140 ग्राम। सही है। तो हमें मालूम करना है कि लिमिटिंग रिएक्टेंट दोनों में से कौन सा है, एल्यूमिनियम और नाइट्रोजन में से, और हमें मास मालूम करना है एल्यूमिनियम नाइट्रेट का, और साथ में हमें मास मालूम करना है एक्सिस रिएक्टेंट का। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, इसके बाय डिफॉल्ट मोलर मासेस निकाल लेते हैं रिएक्शन के लिहाज से। तो एल्यूमिनियम का एटॉमिक मास होता है 27 को मैंने 2 से मल्टीप्लाई करा दिया तो वैल्यू आई 54 ग्राम। नाइट्रोजन का एटॉमिक मास होता है 14 को 2 से मल्टीप्लाई कराऊंगा तो वैल्यू आएगी 28 ग्राम। सही है। फिर आपने क्या करना है, एल्यूमिनियम का जो मास होता है वो होता है 27, और 27 में आप ऐड करना 14। नाइट्रोजन का मास होता है 14 एटॉमिक, 27 में 14 ऐड करना और 2 से मल्टीप्लाई कराना, तो आपके पास मोलर मास आ जाएगा एल्यूमिनियम नाइट्रेट का इस रिएक्शन में कितना, 82 ग्राम। अब स्टूडेंट्स हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम मालूम करते हैं कि लिमिटिंग रिएक्टेंट कौन सा है एल्यूमिनियम और नाइट्रोजन में से, क्योंकि हमें जो मास निकालना है एल्यूमिनियम नाइट्रेट का वो किसकी मदद से निकालना है, वो लिमिटिंग रिएक्टेंट की मदद से निकालना है। तो हम क्या करेंगे, गिवन मास जो हमारे पास मौजूद है एल्यूमिनियम का, उसको हम डिवाइड कराएंगे मोलर मास से। तो गिवन मास हमारे पास एल्यूमिनियम का है 67.5, तो यहाँ पर मैंने रखा 67.5, डिवाइड करा दिया, मोलर मास क्या है केमिकल रिएक्शन में 54। तो इसको सॉल्व किया तो वैल्यू आ गई 1.25। इसी तरह नाइट्रोजन के लिए सॉल्व करते हैं। नाइट्रोजन का गिवन मास क्या है, 140 ग्राम, और बाय डिफॉल्ट मास क्या है, 28। तो 140 को डिवाइड कराया 28 से तो वैल्यू आई 5। तो स्टूडेंट्स अगर मैं आपसे पूछूं 1.25 या 5 में से कौन सी वैल्यू छोटी है, तो 1.25 छोटा है। इसका मतलब एल्यूमिनियम हमारा लिमिटिंग रिएक्टेंट है। अब हम एल्यूमिनियम नाइट्राइड का जो मास निकालेंगे वो किसकी मदद से निकालेंगे, एल्यूमिनियम की मदद से निकालेंगे, क्योंकि एल्यूमिनियम आपका ऐसा रिएक्टेंट है जो कि रिएक्शन के अंदर सबसे पहले कंज्यूम्ड हो जाएगा। तो अब स्टूडेंट्स हम सोल्व कर लेते हैं मास के लिए। सबसे पहले सॉल्यूशन देख लेते हैं। तो अगर मैं आपसे कहूँ 54 ग्राम होते किसके, एल्यूमिनियम के, तो हमारे पास एल्यूमिनियम नाइट्राइड कितना मिलता है, 82 ग्राम। तो यही बात मैंने यहाँ पर लिखी है, 54 ग्राम एल्यूमिनियम गिव्स, एरो का मतलब होता है गिव्स 82 ग्राम एल्यूमिनियम नाइट्राइड। और अगर 1 ग्राम होता तो 1 ग्राम के लिए हम क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। तो 82 को हम डिवाइड करा देंगे किससे, 54 से, तो हमारे पास वैल्यू आएगी 1.518। हमसे कहा था अगर 67.5 ग्राम होते, तो 67.5 ग्राम होंगे अगर एल्यूमिनियम के, तो हम क्या करेंगे 67.5 को मल्टीप्लाई करा देंगे 1 ग्राम जो हमारे पास था एल्यूमिनियम नाइट्रेट का उसकी वैल्यू से। तो 1.518 को मैंने मल्टीप्लाई कराया 67.5 से, तो हमारे पास मास आ गया एल्यूमिनियम नाइट्राइड का कितना, 102.4 ग्राम। तो स्टूडेंट यही इसका आंसर है, हमारे पास मास ये आ गया एल्यूमिनियम नाइट्राइड का। अब स्टूडेंट्स हमें सी पार्ट में कहा था कि मास मालूम करो एक्सिस रिएक्टेंट का। तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने हेडिंग दी फॉर मास ऑफ एक्सिस रिएक्टेंट, और एक्सिस रिएक्टेंट कौन सा था केमिकल रिएक्शन में, क्योंकि एल्यूमिनियम हमारा लिमिटिंग रिएक्टेंट है, इसका मतलब नाइट्रोजन हमारा क्या है, एक्सिस रिएक्टेंट है।
तो इस एक्सिस रिएक्टेंट का हमें मास मालूम करना है। तो हम डायरेक्ट मास मालूम नहीं कर सकते स्टूडेंट्स, लिहाजा हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम एक्सिस ऑफ मोल्स मालूम करेंगे N2 के। तो उसके लिए मैंने स्टूडेंट्स यहाँ पर फार्मूला यूज किया, एक्सिस मोल्स ऑफ N2 इज इक्वल टू गिवन मोल्स ऑफ N2 माइनस गिवन मोल्स ऑफ एल्यूमिनियम। लिहाजा स्टूडेंट्स गिवन मोल्स हमारे पास N2 के कितने हैं 5 और गिवन मोल एल्यूमिनियम के कितने हैं 1.25। ये स्टूडेंट वैल्यू हमें कहाँ से मिली, ये वैल्यू हमें मिली यहाँ से। ये जो मैंने यहाँ पर लिमिटिंग नंबर निकाला था, क्योंकि ये एक बेसिकली एक तरह से मोल रेशो भी है। तो अगर आप देखो नाइट्रोजन के यहाँ पर जो मोल हैं 5 हैं और एल्यूमिनियम के कितने हैं 1.25 हैं। तो लिहाजा मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पर गिवन मोल्स ऑफ N2 जिसकी वैल्यू है 5 में से सब्ट्रैक्ट कर दिया मैंने गिवन मोल्स ऑफ एल्यूमिनियम के मोल्स कितने हैं 1.25। तो हमारे पास आ गए मोल्स कितने 3.75। अब हमें क्योंकि मास मालूम करना है एक्सिस रिएक्टेंट का, तो हम नंबर ऑफ मोल्स का फार्मूला यूज करेंगे। तो मैंने लिखा N इज इक्वल टू गिवन मास डिवाइड बाय मोलर मास। मोलर मास मेरा यहाँ पर डिवाइड कर रहा है, वहां जाके N से मल्टीप्लाई करेगा, तो एक्सिस मास ऑफ N2 मेरा बराबर हो जाएगा एक्सिस मोल्स ऑफ N2। इस फार्मूले को मैंने अकॉर्डिंग टू द गिवन क्वेश्चंस लिखा है। यहाँ पर स्टूडेंट्स क्या है गिवन मास, तो मैंने लिख दिया एक्सिस मास ऑफ N2 इक्वल की साइन लगाई, यहाँ पर N तो मैंने लिख दिया एक्सिस मोल्स ऑफ N2 जो कि मैंने यहाँ पर निकाले हैं, और मल्टीप्लाई मैंने करा दिया मोलर मास ऑफ N2। तो एक्सिस मोल्स ऑफ N2 मेरे पास यहाँ पर कितने निकले थे 3.75, तो 3.75 को मैंने मल्टीप्लाई करा दिया। मोलर मास क्या होता है N2 का, 14 को 2 से मल्टीप्लाई कराओगे तो क्या आएगा 28। तो 3.75 को मैंने मल्टीप्लाई करवाया 28 से, तो मेरे पास वैल्यू आ गई कितनी 105। तो एक्सिस मास हो गया N2 का कितना 105 ग्राम। तो स्टूडेंट यही इसका आंसर है। अब स्टूडेंट एग्जाम्पल नंबर 1.17 बेसिकली हमारी रिलेट करती है थ्योरेटिकल यील्ड, प्रैक्टिकल यील्ड और परसेंटेज यील्ड से। अब ये थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ ये क्या होता है। तो स्टूडेंट्स किसी भी केमिकल रिएक्शन में जो मैक्सिमम अमाउंट बनती है प्रोडक्ट की एक लिमिटिंग रिएक्टेंट के जरिए, उसको हम कहते हैं थ्योरेटिकल यील्ड। और लेकिन अगर हम प्रैक्टिकली बात करें तो प्रैक्टिकली कुछ ना कुछ अमाउंट जो है वो क्या होती है थ्योरेटिकल यील्ड से कम होती है, तो उस अमाउंट को हम कहते हैं प्रैक्टिकल यील्ड। तो इसलिए मैंने यहाँ पर लिखा है द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट ऑब्टेन ड्यूरिंग एक्सपेरिमेंट, यानी 100% हमारे पास जो थ्योरेटिकली जो आउटपुट आई है लिमिटिंग रिएक्टेंट से वो हमारे पास प्रैक्टिकली नहीं आती, तो उस आउटपुट को हम कहते हैं प्रैक्टिकल यील्ड। इट इज यूजुअली लेस देन थ्योरेटिकल यील्ड। और अगर हम रेशो लेंगे किसका प्रैक्टिकल यील्ड का और थ्योरेटिकल यील्ड का, तो हमारे पास आ जाएगा परसेंटेज यील्ड। और क्योंकि परसेंटेज निकालते वक्त हम 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, लिहाजा परसेंटेज यील्ड का फार्मूला बन गया प्रैक्टिकल यील्ड डिवाइड बाय थ्योरेटिकल यील्ड मल्टीप्लाई बाय 100। तो अब हम देख लेते हैं एग्जाम्पल नंबर 1.17। तो स्टूडेंट्स इस एग्जाम्पल में हमसे क्या कहा गया है वो समझ लेते हैं। द रिएक्शन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट विद द हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज गिवन एज, कि अगर कैल्शियम कार्बोनेट को रिएक्ट करवाया जाए HCl के साथ तो हमें क्या मिलता है, कैल्शियम क्लोराइड मिलता है, कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है और H2O मिलता है। ये रिएक्शन आपको गिवन होगा। आगे हमसे कहा है इफ ड्यूरिंग एन एक्सपेरिमेंट 50 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इज रिएक्टेड विद एक्सिस ऑफ HCl, तो अगर हमारे पास 50 ग्राम हो कैल्शियम कार्बोनेट के और वो रिएक्ट कर रहे हैं HCl के साथ, HCl की कितनी क्वांटिटी है, एक्सिस क्वांटिटी है, बताई नहीं है। तो हमें आगे कहा है 14.52 ग्राम ऑफ CO2 गैस इज लिबरेटेड, तो हमें CO2 की क्वांटिटी कितनी मिलती है 14.52 ग्राम मिलती है। कैलकुलेट द थ्योरेटिकल यील्ड एंड परसेंटेज यील्ड ऑफ CO2। अब हमें क्या करना है, थ्योरेटिकल यील्ड मालूम करनी है और परसेंटेज यील्ड मालूम करनी है CO2 की। और स्टूडेंट्स न्यूमेरिकल के अंदर जो हमें 14.52 ग्राम वैल्यू बताई है ये बेसिकली हमारे पास प्रैक्टिकल यील्ड है, और हमसे थ्योरेटिकल यील्ड मालूम करने को कहा है। तो थ्योरेटिकल यील्ड हम किस तरह से निकालेंगे, हम मास मालूम करेंगे CO2 का, तो जो भी वैल्यू आएगी मास की वो हमारी होगी थ्योरेटिकल यील्ड। और आपको मैंने एक बात बताई थी कि थ्योरेटिकल यील्ड की वैल्यू ज़्यादा होती है, प्रैक्टिकल यील्ड की वैल्यू कम होती है, और साथ में हमें परसेंटेज यील्ड भी मालूम करनी है। तो अब हम देख लेते हैं इसका सॉल्यूशन। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स मैंने यहाँ पर रिएक्शन लिख दिया, एक बार बाय डिफॉल्ट अमाउंट लिख लेते हैं। कैल्शियम कार्बोनेट का मोलर मास पहले भी आपको निकाल के बताया था 100 ग्राम आएगा, और CO2 का कितना होता है 44 ग्राम। तो थ्योरेटिकल यील्ड निकालने के लिए हम क्या करते हैं, हम मास मालूम करते हैं CO2 का। तो अगर 100 ग्राम हो हमारे पास कैल्शियम कार्बोनेट के, तो हमारे पास CO2 की कितनी अमाउंट होती है 44। अगर 1 ग्राम होते कैल्शियम कार्बोनेट के तो CO2 की अमाउंट क्या होती 44 को क्या करेंगे डिवाइड करेंगे 100 से, तो वैल्यू आएगी 0.44। अगर आपको याद हो ये न्यूमेरिकल हमने पहले भी सोल्व किया है, सेम वैल्यूज है इसलिए आपका सेम सॉल्यूशन हो रहा है। और अगर 50 ग्राम होते कैल्शियम कार्बोनेट के तो हम क्या करेंगे 50 ग्राम को मल्टीप्लाई करा देंगे। अगर 1 ग्राम
के लिहाज से जो वैल्यू हमारे पास आई है CO2 की 0.44 से, तो हमारे पास मास आ गया CO2 का कितना 22 ग्राम। तो थ्योरेटिकल यील्ड की वैल्यू आ गई हमारे पास CO2 की कितनी 22 ग्राम, और हमारे पास प्रैक्टिकल यील्ड कितनी थी 14.52 ग्राम। तो ये प्रूव हो गया कि थ्योरेटिकल यील्ड की वैल्यू हमेशा ज़्यादा होती है और प्रैक्टिकल यील्ड की वैल्यू कम होती है। अब स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, परसेंटेज यील्ड मालूम करेंगे CO2 की। तो इसका फार्मूला क्या होता है, प्रैक्टिकल यील्ड को डिवाइड कराएंगे थ्योरेटिकल यील्ड से। तो प्रैक्टिकल यील्ड की वैल्यू क्या थी 14.52 और थ्योरेटिकल यील्ड की वैल्यू कितनी आई 22। तो 14.52 को मैंने डिवाइड कराया 22 से तो, और मल्टीप्लाई कराया 100 से। तो इसको जब हम डिवाइड कराएंगे तो वैल्यू आएगी 0.66 और 0.66 को मल्टीप्लाई कराएंगे 100 से, तो हमारे पास परसेंटेज यील्ड आ जाएगी CO2 की कितनी 66%। तो स्टूडेंट्स यही हमारा इसका आंसर है। तो लिहाजा स्टूडेंट्स वीडियो के अंदर जितने भी एग्जाम्पल न्यूमेरिकल्स थे 1 से लेकर 17 तक यूनिट नंबर 1 में क्लास 11 की केमिस्ट्री में न्यू बुक के लिहाज से वो सारे के सारे हमने कर लिए। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे सारे के सारे अनसोल्व्ड न्यूमेरिकल्स क्लास 11 केमिस्ट्री के और सेल्फ असेसमेंट न्यूमेरिकल्स। तो लिहाजा स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।